डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जिसमें हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे पहली वीडियो में संपन्न हुआ, जिसका नाम था निर्नस्ट समीकरण। तो आज हम उससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि यदि हमें कोई सेल दिया गया हो तो उससे निर्नस्ट समीकरण किस प्रकार बनाई जाए। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यदि इस टॉपिक की हम बात करें तो हम देखेंगे थोड़ा सा पेन को फ्लो में ले लेते हैं। देखिए, निर्नस्ट समीकरण की यदि बात करें तो हमारे पास यहाँ ये निर्नस्ट समीकरण दिखाई दे रही है। एक सामान्य समीकरण दिखाई दे रही है जिसमें एक धातु है। ये देखिए, ये जो n दिखाई दे रहा है ना इस साइड में, ये ऊपर n प्लस है, साइड में नहीं है ये, तो इसको थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा। तो ये क्योंकि इस पर n प्लस है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगी, n इलेक्ट्रॉन लेगी, और क्या बना देगी, एक धातु बना देगी m। धातु के लिए हमने S लिख दिया है, सॉलिड के लिए। तो इसका यहाँ पर निर्नस्ट समीकरण जो हमारी निकल कर आई थी वो ये आई थी, ठीक है। यानी E, तो यहाँ वही नीचे उसका इलेक्ट्रोड विभव हो गया, ये मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव हो गया -2.303 RT/NF log 1/mn प्लस। ये समीकरण हमारी निकल कर आती है, जिसे निर्नस्ट समीकरण कहते हैं। यानी उस पूरे सेल का जो EMF है वो इक्वल होगा उसके मानक EMF के -2.303 RT/NF log 1/1 है ये, ठीक है। तो अब यदि ये कंडीशन हमारी मानक परिस्थिति में हो, मानक परिस्थिति से मतलब है ताप 25 डिग्री सेल्सियस और सांद्रता 1 m हो, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास 2.303 ये जो वैल्यू है हमारे पास 2.303 RT/NF, तो यहाँ यदि R की वैल्यू रख दी जाए, T की वैल्यू रख दी जाए, ठीक है, इन सभी की यदि वैल्यू रख दी जाए, सभी स्थिरांकों की, तो केवल n बचेगा यहाँ पर। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 0.059/n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि हम यहाँ देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई, वहाँ RT/NF की जगह क्या आ गया, -0.059/n log 1/mn प्लस। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये नियरेस्ट इक्वेशन है। तो इस समीकरण को ये जो हमारे पास समीकरण आई है, यही नियरेस्ट समीकरण है। इसे याद रखने की ज़रूरत है। यदि कोई सेल आपको दिया गया हो, देखो यहाँ पर हमारे पास धातु क्या थी, धातु थी हमारे पास, देखिए इसे रेज कर लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में आपको ये कंप्लीट करा दी गई थी। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये समीकरण आई कैसे। यदि आपके पास कोई धातु दे दी गई है m n प्लस n इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आपके पास m बन रहा है, तो इसके लिए जो निर्नस्ट समीकरण आएगी निकल कर E। निर्नस्ट समीकरण में कौन सा अपचयन विभव होता है, mn+/m। भाई आप देख रहे हैं mn+ से m बनना है, तो इलेक्ट्रोड में भी अपचयन ही दिखाई देगा। इज इक्वल टू इसका मानक अपचयन विभव आप ले सकते हैं, मानक में वही फिर mn+/m, इसी का ही मानक अपचयन विभव लेंगे आप, ठीक है। अब माइनस जहाँ RT/NF था, उस RT/NF की जगह 0.059/n हो गया है, log 1/, बचा क्या, m, ठीक है। कौन से वाला, इधर वाला राइट हैंड पे जो mn+ है वो कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया। mn+ जो है वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि निर्नस्ट समीकरण किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ एक समीकरण दी गई कि निम्न समीकरण के लिए निर्नस्ट समीकरण लिखो। अब हमें समीकरण दे दी उन्होंने ये, तो सीधी सी बात है, इसके लिए समीकरण क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव -0.059/n। n के स्थान पर आप 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं यहाँ। तो log 1/,
Cu2+, जो कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपका आयनिक कंडीशन है वो आ गई आपकी Cu2+। अब आपको ऐसे ही अगली इक्वेशन है Ag++ एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल, तो Ag का इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव -0.059/n, n के स्थान पर आप एक भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो log 1/Ag+। या आप इस समीकरण को ऐसे भी ले सकते हैं कि E किसका, Ag का, और मानक परिस्थितियों में E, अब इस माइनस को आप प्लस में चेंज कर सकते हैं, तो Ag कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, जो यहाँ डिवीज़न में था ये Ag कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। अब हमारे पास अगला इक्वेशन है, यहाँ देख रहे थे हम अपचयन की कंडीशन में था, अब यहाँ ऑक्सीकरण की कंडीशन में आ गया है कि Cu धातु से Cu2+ बनना है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने हैं। जबकि निर्नष्ट जो इक्वेशन है वो कहाँ काम करती है, अपचयन विभव पर काम करती है। अब यहाँ कंडीशन उल्टी हो गई है, तो यहाँ माइनस में जो जो यहाँ पर Cu2+ आयन आ रहे थे वो नीचे आ रहे थे, अब यहाँ माइनस में ही जो Cu2+ आएंगे वो आयन ऊपर पहुँच जाएंगे। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप देखिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस परिस्थिति में इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि कॉपर कहाँ चला गया, क्योंकि जो मेटल है ना ठोस अवस्था में, कॉपर है, निकेल है, इनकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती, तो हम उन्हें दिखाते ही नहीं है, तो आयनिक कंडीशन को ही हम दिखाते हैं। और आयनिक कंडीशन कहाँ जा रही है, राइट हैंड साइड पर। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस, देखिए यहाँ ये जो इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं ना, ये ऑक्सीकरण विभव दिए गए हैं, जो कि गलत है। हमेशा जब भी हम EF निकालते हैं तो वो केवल अपचयन वाली स्थिति में निकालेंगे, Cu2+ Cu, ये यहाँ पर ये लिखना है आपको, Cu+ पहले देना है, माइनस बाद में देना है। ठीक है, फिर -0.059/n log, मतलब इस इक्वेशन को आप पहले किस में, अपचयन वाली कंडीशन में ही चेंज करें, तब इसे बनाएं, ऑक्सीकरण के चक्कर में आप ना रहें, क्योंकि मानक परिस्थितियाँ यही कहती हैं कि हमें अपचयन विभव ही लिखना है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण पे आप EMF को निकालने का प्रयास ना करें, गलती होगी। तो इस वाली इक्वेशन को इसीलिए यहाँ पर इसके पैरेलल में रखा गया है, जिससे कि आप उस कन्फ्यूजन से बचें। इस वाली इक्वेशन को पहले आप इस इक्वेशन में चेंज कर लें। क्लियर है? यानी ये वाली जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है यहाँ, चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण। अभी आप केवल एक सिंगल इक्वेशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे किसी सेल के लिए निर्नष्ट इक्वेशन। ये ही आज का हमारा टॉपिक है। अब इसको हम डेनियन सेल के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। डेनियन सेल को बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल भी है। यहाँ पर Zn से Zn2+, फिर साल्ट ब्रिज आ जाता है जिसमें Cu2+ से Cu में ये चेंज होता है। तो यहाँ 2 समीकरण होती हैं, जिसमें एक समीकरण में Zn जो है Zn2+ से, मतलब एक Zn पर जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, मान लीजिए इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंबाइन कर दें तो हम पाएंगे कि जो हमारे पास जो डेनियन सेल बन के आता है उसमें जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारा जिंक प्लस कॉपर है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा Zn2+ और कॉपर है। तो ये जो इक्वेशन है ना, अब निर्नष्ट इक्वेशन में यदि हम इसकी बात करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है ये तो पहुँचेगा ऊपर, कहाँ पर, ये था ना हमारा E = E0 -0.059/n, और उसके बाद क्या था, लॉग। अब यहाँ चलो यहाँ से हम सीधा यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, लॉग। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट वाली साइड है, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट। ब्रैकेट किसको प्रदर्शित कर रहा है, उसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे हम इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं कि उपरोक्त सेल के लिए निर्नष्ट समीकरण निम्न प्रकार से स्थापित की जा सकती है। यानी जिंक वाले इलेक्ट्रोड के लिए अलग से निर्नष्ट समीकरण बना दिए हमने, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के लिए अलग से निर्नष्ट समीकरण बना दिए। 2 समीकरण बन गए हमारे पास। ठीक है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 में से यानी कॉपर वाले में से हमें किसको घटाना है, जिंक को घटाना है, जब भी हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा। तो ये इसमें से
मानक परिस्थिति वाले इलेक्ट्रोड अलग घट जाएंगे, यहाँ वाला और ये वाला। तो इक्वेशन क्या आएगी 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस 0.059 एन लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास निकल कर आएगी इसकी, वो आएगी हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu2 प्लस माइनस लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। यानी इक्वेशन जो पहुंच रही है हमारी वो ये पहुंच रही है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और ये हमारे पास आ गई सांद्रता Cu2 प्लस ऊपर और Zn2 प्लस नीचे। यानी यदि हम इक्वेशन को देखें तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्लस वाला कंडीशन है हमारे डेनिन सेल में, ये दो कंडीशन निकल के आती हैं। तो प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गया, नीचे। धातु से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पर जिंक भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी सांद्रता चेंज ही नहीं होती। मैं इन दोनों से मतलब है जो आयन्स हैं। तो प्रोडक्ट कहाँ पहुँच गए, नीचे, और रिएक्टेंट कहाँ पहुँच गए, ऊपर। तो डेनिन सेल में ये विशेष बात ध्यान रखने की है कि जो प्रोडक्ट हैं वो नीचे जाने हैं, जो रिएक्टेंट है वो ऊपर जाने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सेल यहाँ दिया गया है। अब इस सेल की भी यदि हम बात करें तो इसके लिए नेरेस्ट समीकरण की बात करें तो ये देखिए, ये प्रोडक्ट में क्या है, निकिल है, और रिएक्टेंट में क्या है, कॉपर है। तो निकिल कहाँ जाएगा फाइनल इक्वेशन में, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। और इक्वेशन जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन Ni2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो निम्न सेल आरेख को निम्न, अब आपके पास अगली समीकरण ये है। अब यहाँ पर कौन आ रहा है ऊपर, प्रोडक्ट कौन है, मतलब यदि ये इक्वेशन देखेंगे आप तो इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन है, Fe2 प्लस। तो Fe2 प्लस कहाँ गया, ऊपर, और रिएक्टेंट कौन है, Ag कहाँ आ गया, नीचे। तो इस प्रकार से आप किसी सेल को लेकर एक कंप्लीट इक्वेशन वहाँ बना सकते हैं। तो सेल के विद्युत वाहक बल की सहायता से साम्य स्थिरांक के मान का पता लगाना। तो यदि आपके पास सेल का कोई विद्युत वाहक बल है तो उससे आप साम्य स्थिरांक का भी पता लगा सकते हैं। तो लेकिन साम्य स्थिरांक का पता लगाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साम्य स्थिरांक है क्या। देखिए, आपके पास यदि कोई रिएक्शन है तो उसमें जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, मतलब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चल रही है, जिनमें अभिकारक उत्पाद में और उत्पाद फिर अभिकारक में चेंज हो रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जब अगर अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है तो वो अभिक्रिया की साम्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था पर जो स्थिरांक आता है Kc कहते हैं उसको, और साम्य स्थिरांक का मतलब होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये होता है साम्य स्थिरांक। और ये जो ब्रैकेट है ये उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें इस Kc और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में संबंध स्थापित करना है, उस पर से सवाल बहुत आते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन है Kc में मतलब वही उत्पाद ऊपर और अभिकारक नीचे। हमारे पास डेनियल सेल की इक्वेशन ये थी, उत्पाद कौन है, Zn और Cu, ये कहाँ आ गए, ऊपर, और नीचे कौन चला गया, Zn और Cu2 प्लस, वो नीचे आ गए। ठोस पदार्थ के लिए कॉपर और Zn जो है ठोस पदार्थ में सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए ठोस की सांद्रता क्या मानी जाती है, इकाई मान ली जाती है। तो यहाँ से कॉपर चला गया, नीचे से जिंक चला गया, तो ऊपर कौन बचा, Kc इक्वल टू Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो Zn2 प्लस कहाँ आ गए, ऊपर, और Cu2 प्लस कहाँ आ गए, नीचे आ गए। अब नेरस्ट जो समीकरण है हमारी, उससे Kc को कैसे ज्ञात करें, वो हमारे पास मेन पहलू है। अब यहाँ यदि हम देखें इस वाली समीकरण को, यदि हम देखें तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Zn2 प्लस Cu, ये नेरस्ट समीकरण आएगी इसके लिए। और ये जो Zn2 प्लस अपॉन Cu है ये क्या है, Kc है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई निकल के, यदि इसको हम देखें तो E इज इक्वल टू ई नॉट 0.059 अपॉन एन लॉग Kc। Kc क्या है, Kc इज इक्वल टू है साम्य स्थिरांक। Kc क्या है हमारे पास, साम्य
स्थिरांक। बात समझ में आ रही है? तो यदि हम साम्य स्थिरांक पर Kc पर यदि बात करें तो किसी भी सेल का Kc पर जो विद्युत वाहक बल है वो शून्य होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो मानक अवस्था में विद्युत वाहक बल -0.059 अपॉन n log Kc। तो 0.059 अपॉन n log Kc इक्वल टू हो गया हमारे पास E0। ये यहाँ से भी आप किसको ज्ञात कर सकते हैं? Kc को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? यानी 0.059 की जगह हम ये RTM अपॉन NF में भी चेंज कर सकते हैं इसको। तो E0 इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc, यानी इसका मान हमें पता ही है कितना होता है। ठीक है, तो log Kc इक्वल टू क्या आ गया? log Kc इक्वल टू यदि आप निकालेंगे यहाँ से, इस log Kc इक्वल टू क्या आ गया? E0 कहाँ पहुँच गया? ऊपर। NF कहाँ पहुँच गया? ऊपर। नीचे कौन आ गया? 2.303 RT अपॉन NF। एक मिनट, ये इरेज नहीं हो रहा यहाँ से। चलिए, इरेज हो नहीं पा रहा है ये, वरना आप कंफ्यूज कर रही हैं। यहाँ यदि आप इसको सॉल्व करके लाएंगे ना तो ये हो जाएगा log Kc इक्वल टू n E0 सेल अपॉन 0.059। अब ये जो Kc की वैल्यू है, जब log को आप उधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग कहलाएगी। तो Kc इक्वल टू एंटी लॉग n E0 सेल अपॉन 0.059। यानी केवल आप ये इक्वेशन आप याद रखें कि E0 इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc, तो भी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। एंटी लॉग तक आपको इसको ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, अर्थात सेल द्वारा क्या कार्य किया जाता है। जो सेल जो कार्य कर रहा है वो उसकी क्या है? डेल्टा जी है, यानी मुक्त ऊर्जा है। सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य सेल के विद्युत वाहक बल और आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो W बराबर, जो सेल जितना भी कार्य करेगा वो आवेश और उसके विद्युत वाहक बल पर निर्भर करेगा। आवेश क्या होता है? NF, जहाँ N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और F क्या है? फैराडे नियतांक है। और E क्या हो गया? आपके पास विद्युत वाहक बल है। तो W इक्वल टू क्या हो गया? NEF। W इक्वल टू, ये सेल का कार्य क्या आ गया? W इक्वल टू NEF। और ऊष्मा गति के अनुसार सेल द्वारा किया गया जो कार्य मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ऊष्मा गति के अनुसार सेल द्वारा किया गया कार्य मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, यानी W बराबर होता है माइनस डेल्टा जी। W बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा जी। यानी यहाँ आपने देखा W बराबर NEF और यहाँ देखा आपने W बराबर माइनस जी, यानी माइनस जी और NEF दोनों, यानी माइनस डेल्टा जी और NEF दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी समीकरण 1 और 2 की यदि हम तुलना कर दें तो हम पाएंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NEF हो गया। यहीं से आप डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव NEF। तो जब सेल मानक परिस्थिति में हो तो डेल्टा जी काय में हो जाएगा? मानक में हो जाएगा। तो E क्या में हो जाएगा? मानक स्टैंडर्ड सेल में हो जाएगा। तो डेल्टा जी, तो जब डेल्टा जी मानक होगी तो E भी मानक होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव NE0F। तो इस प्रकार हम यहाँ पर E0 को भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? E0 को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चूंकि E0 बराबर क्या होता है? Kc में भी E0 का संबंध है। अब यदि यहाँ हम Kc की वैल्यू को भी पुट करते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव RT लॉग Kc भी निकल के आता है। इस इक्वेशन को भी केवल ये जो इक्वेशन है इसको याद रखने की बहुत ज़रूरत है। 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं, इसमें सवाल भी पूछ लेते हैं, और डेल्टा जी और Kc में संबंध पूछ लेते हैं, डेल्टा जी और E0 में संबंध पूछ लेते हैं, E0 में और Kc में, तो जो कि आपको पहले भी करा दिया गया है। और इस प्रकार आज का हमारा ये जो स्लाइड है इस चैप्टर की है समाप्त हो जाती है, और इसके बाद हम नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।